Hello friends, good evening to all of you. So my dear civil service aspirant, आज आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आ रहे हैं. सो बहुत सारे फ्रेंड्स ये पूछ रहे थे. सो माय डियर सिविल सर्विस एस्पिरेंट, काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि यूपीएससी डिमांड क्या करती है एस्पिरेंट से, वो किस तरीके के क्वेश्चंस राइज करती है इंटरव्यू पैनल्स में, यानी वाइवे में कैसे किस तरीके की कंडीशन क्रिएट होती है. तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आपको बाद में एक स्पेशल वीडियो क्रिएट करके आपको प्रोवाइड करेंगे. सो फर्स्ट फंडामेंटल्स जो आपने क्लियर रखिए. इस लेक्चर से जो मैं आपको हर चीज़ समझा रहा हूँ उसे प्रॉपर तरीके से गेन कीजिए और फर्स्ट प्रिलिमिनरी एंड मेंस पर फोकस कीजिए. वाइवा इज़ द फाइनल एग्जामिनेशन का पार्ट होता है और वाइवा डिसाइड करता है सिर्फ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी जजमेंट. जो यूपीएससी विजन करती है कंट्री के लिए एक ब्यूरोक्रेट देने के लिए, वो उस विजन के अकॉर्डिंग आप उस विजन को पूरा करते हैं. आप उस विजन के अकॉर्डिंग आपका विजन वहाँ पर सिमिलरिटी में आता है या नहीं आता है, ये जजमेंट होती है. बाकी इंटेलिजेंस का जो क्राइटेरिया होता है, इंटेलिजेंस को जो बेस होता है, वो मेंस एग्जामिनेशन से ही डिफाइन हो गया होता है. जो क्वालिफाई मेंस करके एस्पायरेंट सिविल सर्विस वाइवे तक पहुँच जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉन इंटेलिजेंट है. अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, दे आर आल्सो एन इंटेलिजेंट एसेट ऑफ द नेशन. सो ऑल द पीपल आर इंटेलिजेंट, बट समहाउ वाइवे में कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड, कुछ पॉजिटिविटी रख पाते हैं और कुछ नहीं रख पाते हैं. विजन का सिमिलरिटी शो कर पाते हैं और नहीं कर पाते हैं. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है. इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करूँगा. सो आप इसके लिए टेंशन न लें. फर्स्ट प्रिलिमिनरी और मेंस पे हम चल रहे हैं, तो इसका तैयारी कीजिए. जब उसका टाइम आएगा तो उसके लिए मैं आपको स्पेशल गाइडलाइन आपको प्रोवाइड कर दूंगा. फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स में हमने बहुत सारे राइट्स कल डिस्कस किए थे. सो इसी तरीके से हमारे राइट टू एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट है. और राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में डिस्क्राइब किया जाता है. क्या होता है आर्टिकल 21A? 21A declares that the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may determine. उनका राइट टू एजुकेशन जो है, एलिमेंट्री एजुकेशन लेने का 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज तक, ये उनका फंडामेंटल राइट है एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री का, इस एज के अकॉर्डिंग टिल द एज 6 to 14 ईयर्स. और ये एवरी बॉडी का, चाहे मैन और वुमेन है, वो फंडामेंटल राइट है. नॉट हायर आर प्रोफेशनल एजुकेशन. आर्टिकल 22 ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है. इट इज़ ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशंस, और nobody who is arrested shall be detained in custody without being informed of the grounds for such arrest, nor shall be nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. Every person who is arrested and detained in custody is to be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and such person cannot be detained in custody beyond that period without the authority of a magistrate. कोई भी पर्सन जब उसको अरेस्ट किया जाता है पुलिस द्वारा, उसको डिटेन किया जाता है 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स उसको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास शो करना पड़ता है, पेश करना पड़ता है. और बियॉन्ड द 24 आवर्स कोई भी पुलिस उस एक्यूज्ड को कस्टडी में नहीं रख सकती है. उसको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है. डिसाइड उसके बाद डिटरमाइन होता है कि उस अथॉरिटी उसके ऊपर क्या करेगी.
विद अथॉरिटी ऑफ ए मजिस्ट्रेट, उसको ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रखा जा सकता। इट इज़ नॉट अवेलेबल to an enemy alien and a person arrested and detained under a law providing for preventive detention and detention a person without trial. So friends, this all informations are described under Article 22. Right to freedom of religions, I have already discussed with you Article 25 कि every persons have freely profess, practice and propagate religion but peacefully, not and for anti-nation activities. So this is the 25 equal, every religion को इक्वल रहने का अधिकार है, ये आपका आर्टिकल 25 में डील करता है। फ्रीडम है, ये आर्टिकल 25 में डील करता है। उसके बाद 26 जो है ये फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव कुछ फॉलोइंग राइट्स हैं, जिसमें राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस हैं फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। कुछ राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स हैं इन मैटर्स ऑफ रिलीजन्स। द राइट टू एक्वायर ऑन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड राइट टू एडमिनिस्टर such property in accordance with law। सब आर्टिकल 26 में डील करते हैं। आर्टिकल 25 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन है, कोई भी पर्सन किसी पार्टिकुलर रिलीजन्स को प्रमोट करने के लिए किसी के ऊपर टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता है। ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये हम सब का फंडामेंटल राइट है। हम सब के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर रीजन के लिए हमसे टैक्स वसूल करे तो वो कानून के अगेंस्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उसका कोई भी अधिकार नहीं दिया है किसी पर्सन को पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। आर्टिकल 27 ये सब इसका पालन कर सकते हैं। आर्टिकल 28 जो है ये फ्रीडम फॉर अटेम्प्टिंग रिलीजन इंस्ट्रक्शंस, ये फ्रीडम फ्रॉम अटेम्प्टिंग रिलीजन इंस्ट्रक्शंस, तो कोई भी पर्सन जो है अपने पार्टिकुलर रिलीजन की इंस्ट्रक्शन किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता है एनफोर्समेंटली। कोई भी रिलीजन चाहे धर्म का, जाति का पर्सन हो, वो जब अपने पर्टिकुलर रिलीजन का अटेम्प्ट जो है यानी इंस्ट्रक्शन जो है किसी को देता है, किसी को उसको कन्वर्जन करता है या कुछ भी करता है, तो वो आर्टिकल 28 को वायलेट करता है और ये फंडामेंटल राइट है एवरी पर्सन का। वो किसी की इंस्ट्रक्शन फॉलो ना करे, उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं होती हैं। सो दैट इज़ द राइट टू आर्टिकल 28 जो आपको फ्रीडम देता है कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो ना करने की। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फ्रेंड्स हमारी कंट्री में भी एग्जिस्ट करते हैं, जो आर्टिकल 29 एंड 30 को डील करते हैं। और आर्टिकल 29 डील करता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। आप किसी भी माइनॉरिटी क्लासेस की यानी डिप्रेस्ड क्लासेस की, चाहे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, उनकी इंटरेस्ट को वायलेट नहीं कर सकते हैं। एवरी पर्सन्स बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी क्लासेस have the proper right to gain the educations, to gain the employment in public or private sectors. They are also open his own institution like a private schools or other institution like clinics, like any other hospitals. So no restrictions are imposed on any depressed persons or any minority classes. They cannot live in the depressed or social backward classes. So उन्हें भी आगे बढ़ने का कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा प्रावधान, पूरा प्रोविजन दिया है। और ये फंडामेंटल राइट 29 उनके लिए भी इक्वल है, जैसे अपर या लोअर क्लासेस को इक्वलिटी पे लाने के लिए ये सब का अधिकार रखा गया है। आर्टिकल 30 राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन, ये मैंने आपको बता दिया। और राइट टू माइनॉरिटी वेदर रिलीजन और लिटरेचर जो भी है, लिंग्विस्टिक, ये सब आर्टिकल 30 डील करता है इनसे। और डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेस पर, किसी भी कास्ट पर कोई क्रिएट नहीं की जाती है। ये संविधान ने पूरा अधिकार दिया है एवरी पर्सन को अपने अकॉर्डिंग चलने का, चाहे वो माइनॉरिटी में रहते हैं या अपर क्लासेस में रहते हैं या मिडिल या लोअर क्लासेस में रहते हैं। एवरीबॉडी आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। मैंने कल भी आपको कहा था कि हम कल कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होती क्या है?
द आर्किटेक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करके डिफाइन भी किया था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो सॉल होगा आर्टिकल, वो आर्टिकल 32 होगा, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज होती क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फ्रेंड्स डील करती हैं आपके फंडामेंटल राइट को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कोर्ट द्वारा, यानी जुडिशियल्स को ये राइट दिया गया है कि आर्टिकल 32 एक ऐसा अधिकार सिटीजन्स को दिया गया है जो जब उनके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो वो डायरेक्टली, अगर उनकी कोई भी अपील हायर कोर्ट या वो लोअर कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो आर्टिकल 32 डायरेक्टली उनको पावर देता है, उनको ये राइट देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी याचिका को दायर कर सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट वायलेट ना होने के लिए वहाँ पर अपील कर सकते हैं और अपना जस्टिस वहाँ से ले सकते हैं। सो आर्टिकल 32 जो क्या कहता है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 32 इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, और ये डिक्लेरेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशंस है। ये mere declarations, meaningless, useless and worthless without providing an effective machinery for their enforcement. And if and when they are violated, if when then if and when they are violated, hence इसी तरीके से आर्टिकल 32 कन्फर्स करता है राइट टू रेमेडीज। जब ये वायलेट होते हैं तो आर्टिकल 32 क्या डिफाइन करता है, क्या आपको देता है, उसको आप राइट टू रेमेडीज कहते हैं। ये कन्फर करता है, आर्टिकल 32 कन्फर्स द राइट टू रेमेडीज। किसके बारे में रेमेडीज? फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्राइड पर्सन या आर एग्राइड सिटीजन। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट्स, इट इज़ अ राइट to get the fundamental rights protected. It protected is in itself a fundamental right. This makes the fundamental right real. This makes the fundamental right real, यानी ये fundamental right का real होने के बनाने का आपके सामने reality लाता है। This is why इसी तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर called Article 32 as the most important article of the Constitutions, an article without इस आर्टिकल के बगैर which this constitution would be a nullify। अगर ये आर्टिकल इस कॉन्स्टिट्यूशन में ना हो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन नलीफाई हो जाता है। It is the very soul of the constitutions and the very heart of it. The most important point, my dear aspirant, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत टाइम्स ये आते भी हैं क्वेश्चंस और आ भी जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टेटमेंट वाइज आपको पूछे जाते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के अंदर। द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, सो यू कैन टिक देयर, you can find your answers, that is the article 32। particularly article 32 का भी बहुत सारे टाइम वहाँ पर राइट नहीं किया जाता है क्वेश्चंस में, बट स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन ज़रूर आपको आ सकता है। It is the very soul of the constitutions. What? Article 32. Directly Article 32 will not be defined in the questions, but right to remedies in the constitutions can be defined in the questions and asked to you. That is the statement. It is the very soul of the constitutions. It is the very heart of the constitutions. That is the right to constitutional remedies. Article 32. इसी तरीके से इट कैन नॉट बी अब्राइज्ड आर टेकन अवे इवन बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। हम किसी भी तरीके से या पार्लियामेंट किसी भी तरीके से इसको कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंड नहीं कर सकता, इसको वायलेट नहीं कर सकता और इसको नलीफाई नहीं कर सकता। अगर ये वहाँ कॉन्स्टिट्यूशंस में ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ही एक नलीफाई हो जाता है। राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, जो पावर दी गई है सिटीजन को आर्टिकल 32 द्वारा,
इसी तरीके से वो अगर आप यानी हायर कोर्ट में भी अपने फंडामेंटल राइट को जस्टिस लेने के लिए जा सकते हैं। वहाँ पर भी उनके पास एक पावर है, उसको आर्टिकल 226 डील करती है और ये सेम प्रोविजंस वहाँ पर भी हैं। अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट of the fundamental right is guaranteed. Supreme Court shall have the power to issue directions or orders or writs for the enforcement of any of the fundamental rights. The writs वो क्या writs हैं? जब ये वायलेट होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, ये पावर रख सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये रखेगा और वहाँ पर रिट जारी की जाती हैं। और वो 5 रिट्स हैं, कौन कौन सी? हैबेस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशंस, certiorari and quo warranto. The 5 powers are imposed when the fundamental right of the every citizens are violated in the country. तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है, ये रिट इम्पोज करता है एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो वो कौन सी हैं? आई अगेन रिपीट इट, दैट इज द हैबस कार्पस फर्स्ट, सेकंड इज द मैंडेमस, and third is the prohibitions, fourth is the certiorari and fifth is the quo warranto. हम नेक्स्ट आगे इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस द 5 writs of the 5 writs which are issued by the directed by the Supreme Court of the country. So Parliament can empower any other court. Parliament can empower any other court to issue directions, ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स। क्या करता है पार्लियामेंट के पास? पावर कहाँ से कोर्ट्स को मिलती हैं? ये पार्लियामेंट ही कोर्ट्स को पावर देता है। पार्लियामेंट्स कैन एम्पावर करता है, पार्लियामेंट्स कोर्ट को एम्पावर करता है। पार्लियामेंट इज द नर्वस सिस्टम ऑफ द कंट्री। पार्लियामेंट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कंट्री, जहाँ से ये बॉडी क्रिएट की गई है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड नेक्स्ट इज द मीडिया हाउसेस। ये सब पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी हैं। और द 4 पिलर, फर्स्ट 3 एंड नेक्स्ट सोशल मीडिया यानी आपका मास कम्युनिकेशंस, ये सब पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी हैं और ये पार्लियामेंट के ऑर्गन की तरह काम करते हैं। कंट्री को एम्पावर करने के लिए, कुछ जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, इम्प्लीमेंट द लॉ इन द कंट्री दैट इज फ्रेम्ड इन द पार्लियामेंट एंड प्रोसीड डिसेमिनेटिंग द इंफॉर्मेशंस टू द पब्लिक, दैट इज द वर्क ऑफ द मीडिया हाउसेस। सो पार्लियामेंट ही ये एम्पावर करता है इन ऑर्गन्स को, ये पावर देकर डायरेक्शन देने की, ऑर्डर्स एंड रिट्स प्रोवाइड करने की। तो इसी तरीके से दिस कैन बी डन विदाउट प्रेजुडाइज टू द अबव पावर्स conferred on the Supreme Court. Any other court here does not include high courts because Article 226 has already conferred these powers on the high courts. ये हाई कोर्ट्स को भी ये पावर्स कन्फर्ड की जाती हैं आर्टिकल 26 के द्वारा। डिस्क्राइब किया जाता है कि सिटीजन्स अपने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट से रोकने के लिए हाई कोर्ट में भी ये अपील कर सकता है और हाई कोर्ट्स में अपने जस्टिस ले सकता है। बट अगर वो डिससेटिस्फाइड रहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। अगर वो डायरेक्टली आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग एम्पावर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील को ले जाता है, तो फिर वहाँ से जजमेंट आने के बाद वो उसको कोई भी उसकी पावर नहीं रहती है कि वो हाई कोर्ट में आके दोबारा से अपने रिट्स को, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज की जा सके। हाई कोर्ट्स जजमेंट कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट। ये पावर्स दी गई हैं जुडिशियल को। तो राइट टू मूव इन द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट as otherwise provided by the Constitution. Thus, the Constitution provides that the President can suspend the right to move any court
right to move any court for the enforcement of fundamental rights during a national emergency during a national emergency अंडर आर्टिकल 359। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ 359 ये मत समझिए कि मैं आर्टिकल जिसको जो है एम्पावरमेंट इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी में लगा रहा हूँ। आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट के पास पावर है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब वो ये पावर सस्पेंड करता है सिटीजन्स की कि उनके फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड होते हैं और वो फंडामेंटल राइट को रोकने के लिए वायलेशन से अपना रिट्स सुप्रीम कोर्ट्स में दायर नहीं कर सकते, नहीं जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कोई डायरेक्शंस नहीं प्रोवाइड कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। आर्टिकल 359 इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी के दौरान वो सारे चीज़ें सस्पेंड की जाती हैं। द एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड जो है ये प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको ध्यान से आप समझें। इसी तरीके से ये क्लियर है कि ओरिजिनली जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिटीजन्स के हैं और सुप्रीम कोर्ट एक कस्टडी है, एक गार्जियंस है जो इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेशंस होने से बचाता है और सिटीजन को जस्टिस प्रोवाइड करता है। ये जस्टिस ही एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो जुडिशियल सिस्टम को प्रोवाइड किया गया है और जुडिशियल एग्जीक्यूटिव and the media houses are the three pillars of the democracy, including the organ of the parliament. Next friends, अब ये 5 टाइप्स ऑफ जो रिट्स हैं ये होती क्या हैं और किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट्स होती हैं। हैबेस कॉर्पस जो रिट्स है इसका मतलब होता है इट मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी इट इज़ एन ऑर्डर। हैबेस कॉर्पस एक ऑर्डर है जो इशू किया जाता है कोर्ट द्वारा एक आदमी को, यानी इट इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू ए पर्सन हु हैज़ डिटेन्ड अनदर पर्सन। हु हैज़ डिटेन्ड यानी जो दूसरे पर्सन को डिटेन करता है। किसके बारे में ऑर्डर किया जाता है? टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट। टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट। और होता क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट, द कोर्ट देन एग्जामाइन द काज एंड लीगैलिटी ऑफ डिटेंशंस। जब इसको प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट में और कोर्ट उसको क्या एग्जामाइन करता है कि क्या वो रियली में क्या काज रहा है, उसको एग्जामाइन किया जाता है और लीगैलिटी ऑफ डिटेंशंस को एग्जामाइन किया जाता है। और ये क्या सेट करता है फिर उसके बाद? इट वुड सेट द डिटेन्ड पर्सन फ्री। इफ़ कब फ्री होता है? इफ़ द डिटेंशन इज़ फाउंड टू बी इलीगल। अगर ये डिटेंशन कोर्ट एग्जामाइन करने के बाद इलीगल फाइंड आउट होती है तो उस डिटेन्ड पर्सन को फ्री किया जाता है। दस ये रिट जो है इज़ ए बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशंस। रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस फ्रेंड्स, रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस कैन बी इशूड। Now listen very concentratedly. Writ of habeas corpus can be issued, किसको इशू की जाती है? Against both public authorities as well as private individuals. habeas corpus जो रिट्स है वो किसको इशू की जाती है? पब्लिक अथॉरिटीज़, इन गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। और कौन इशू करता है? ये सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, ये जुडिशियल सिस्टम इशू करता है, हाई कोर्ट। और फ्रेंड्स, द रिट ऑन द अदर हैंड इज़ नॉट इशूड। किसको इशू नहीं की जाती हैं? ये कुछ पॉइंट्स हैं 5, इनको इशू नहीं की जाती है। मैं आपके सामने रख रहा हूँ तो ध्यान से इसको सुनिए। डिटेंशन इज़ लॉफुल। फर्स्ट, जब डिटेंशन इज़ लॉफुल होती है उसको तब ये रिट इशू नहीं की जाती है। सेकंड, the proceeding is for contempt of a legislature or a court, then the writs cannot be issued. Third,
Detention is by a competent court. Detention is by a competent court. Then the also writ cannot be issued. And fourth, detention is outside the jurisdiction of the court. Detention is the outside the jurisdiction of the court. Then the writ cannot be, habeas corpus cannot be issued. नेक्स्ट रिट है सेकंड हमारे पास फ्रेंड्स मैंडेमस। अब ये मैंडेमस क्या होता है, इसका लिटरली मीन्स जो है हम कमांड देते हैं जब, तो मैंडेमस का मतलब ही कमांड देना होता है। इट इज़ ए कमांड, ये कौन सी कमांड है, लेकिन देता कौन है इसको, ये कमांड इशूड की जाती है कोर्ट द्वारा टू ए पब्लिक ऑफिशियल्स, और उनसे पूछा जाता है कि आपने अपनी ड्यूटी क्या, जो ऑफिशियल ड्यूटी है उसकी परफॉर्म करने के लिए उनको पूछा जाता है। दैट ही हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म, अगर वो अपना आंसर देने में फेल हो जाता है या रिफ्यूज़ हो जाता है, तो इट कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी और कॉरपोरेशंस, एन इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पसेस। अगर कोई भी पर्सन अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में रिफ्यूज़ हो जाता है या फेल्ड होता है, तो उसको मैंडेमस रिट इशू की जाती है और उससे पूछताछ की जाती है। और ये किस किस को और इशू की जा सकती है, पब्लिक बॉडी को, कॉरपोरेशंस को, एन इंफीरियर कोर्ट को, ट्राइब्यूनल को, गवर्नमेंट फॉर द पर्पस, फॉर द सेम पर्पस। ये रिट जो है पावर्स है, ये रिट मैंडेमस जो है पावर्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं। और किनको ये इशू नहीं की जा सकती, अगेंस्ट ए प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस दैट डज नॉट पोजेस स्टैट्यूटरी फोर्स, इसको भी इशू नहीं की जा सकती। व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी, व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी, then also mandamus writs cannot be issued. To enforce a contractual obligations, the writs mandamus the writ mandamus cannot be issued against the President of India or the state governor. इनके ऊपर भी mandamus writs इशू नहीं होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से, कि प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट गवर्नर के अगेंस्ट मैंडेमस रिट्स इशू नहीं होती हैं। नेक्स्ट, अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, उसके ऊपर भी ये इशू नहीं की जाती है मैंडेमस। थर्ड रिट्स है फ्रेंड्स प्रोहिबिशंस, एंड प्रोहिबिशंस का मतलब क्या होता है, इट इज़ ए फॉरबिड, इट इज़ फॉरबिड मतलब मना करना, प्रोहिबिट रोकना। ये इशू की जाती है हाई कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को प्रिवेंट करने के लिए। क्या प्रिवेंट की जाती है, टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन आर असर्पिंग ए जुरिस्डिक्शन दैट इट डज नॉट पोजेस। एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन या एक्सेस में जो भी काम अगर लोअर कोर्ट करता है, तो उसके अगेंस्ट ये रिट्स जो है इशू की जाती है हाई कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल्स को, उनको प्रोहिबिट कर की जाती है, फॉरबिड किया जाता है। दस अनलाइक ये मैंडेमस की तरह नहीं है दैट डायरेक्ट्स एक्टिविटी एंड द प्रोहिबिशन डायरेक्ट्स इनएक्टिविटी, दैट डायरेक्ट एक्टिविटी एंड प्रोहिबिशन डायरेक्ट्स इनएक्टिविटी। तो रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन जो है ये इशू की जा सकती है ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़, कि किसी भी एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू नहीं होती हैं माय डियर एस्पिरेंट। ये सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटी यानी अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट ही इशू की जा सकती है। और कौन करता है इसको, हायर कोर्ट करता है। इट इज़ नॉट अवेलेबल, ये अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, मैंने आपको पहले बताया एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट या लेजिस्लेटिव बॉडी या प्राइवेट इंडिविजुअल्स या बॉडीज़ के अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं होती है, इसको हम प्रोहिबिट कहते हैं। ये सिर्फ जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट ही इशू की जाती हैं हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट द्वारा यानी ट्राइब्यूनल्स, और ये अवेलेबल नहीं की जाती यानी इशू नहीं की जाती हैं किनको, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को, लेजिस्लेटिव बॉडी को और प्राइवेट इंडिविजुअल्स या बॉडीज़ को ये इशू नहीं की जा सकती। तो फोर्थ रिट है फ्रेंड्स सेटोरेरी। सेटोरेरी रिट्स जो होती है ये एक लिटरल सेंस में हम इसको कहें कि
it means to be certified or to be informed. It means it is to be certified or to be informed. हम informed करते हैं जिसको हम certiorari कहते हैं, और certiorari जो रिट होती है इशू की जाती है हाई कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को, या आइदर टू ट्रांसफर ए केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ और टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन ए केस। यह हाई कोर्ट पूछताछ करता है लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल से कि उनका कोई पेंडिंग केस रहा है या कुछ क्वैश हुआ है, तो वो तब इशू की जाती है लोअर कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल को। और किस ग्राउंड्स पे ये इशू होती है? जब एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन या लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन या एरर ऑफ लॉ होता है। एक्सेस ऑफ jurisdictions, lack of jurisdictions and error of law, notified the 3 points। कब इशू की जाती है ये एक्सेस ऑफ jurisdictions? ग्राउंड्स कौन से हैं? ऑल द 3 ग्राउंड्स। द फर्स्ट ग्राउंड्स एक्सेस ऑफ jurisdictions, लैक ऑफ jurisdiction एंड एरर ऑफ लॉ। एरर ऑफ लॉ मीन्स कानून में कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक्स होती है, कोई एरर आता है, या एक्स्ट्रा jurisdiction, जितनी पावर लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को मिली है उसका बियॉन्ड द लिमिट अगर वो एक्स्ट्रा अपने जुरिसडिक्शन में जाते हैं तब भी ये रिट इशू होती है, या लैक ऑफ जुरिसडिक्शंस, या उनके पास जुरिसडिक्शन की कमी है, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो तब भी ये सेटोररी इशू की जाती है डायरेक्शन हाई कोर्ट से द्वारा लोअर कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स को। इसका मतलब सिर्फ इन्फॉर्म करना है, सर्टिफाइड करना है, इन्फॉर्म्ड करना है लोअर कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल को। तो ये विच इज़ ओनली, ये प्रोहिबिशन की तरह नहीं होती है फ्रेंड्स, ये सिर्फ प्रिवेंटिव किया जाता है, प्रिवेंट करने के लिए, या सेटोररी इज़ बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव आप कह सकते हैं। ये इसीलिए की जाती कि ये इसका आप साफ तरीके से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, विच इज़ ओनली प्रिवेंटिव। सेटोररी जो है ये बोथ है, ये सेटोररी इज़ बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। टिल रिसेंटली राइट ऑफ सेटोररी जो है ये कुड बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ एंड नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। किन के अगेंस्ट यूज़ नहीं होती है? जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट यूज़ होती है, इशू की जाती है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू नहीं की जाती। इसी तरीके से अगर हम 1991 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कोर्ट रूल को देखें कि क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने सेटोररी के बारे में। सेटोररी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सेटोररी कैन बी इशूड इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ अफेक्टिंग राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1991 का, कि अगर सेटोररी रिट्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के ऊपर अगर हम इशू करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? राइट टू इंडिविजुअल्स पे इफेक्ट पड़ता है। और like prohibitions, certiorari is also not available against legislative bodies and private individuals or bodies. Notified this point, certiorari is also not available against legislative body। legislative body कौन से होते हैं? वो लोग जो elections लड़के यानी इलेक्शन कंटेस्ट करके इलेक्शन विक्ट्री होके आते हैं और लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट हाउस लोकसभा में जाते हैं, उन सबको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, इलेक्टेड पर्सन्स ऑफ द कंट्री, उनको हम इलेक्टेड बॉडीज़ कहते हैं। और क्या उनको वायलेट के उनके ऊपर ये अवेलेबल नहीं होती है? लेजिस्लेटिव बॉडी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर बॉडीज। द फाइनल रिट्स इज द को वारंटो। इसका लिटरल सेंस जो है को वारंट, इन द लिटरल सेंस को वारंटो को अगर हम डिफाइन करें माय डियर आईएएस एस्पिरेंट, it means by what authority or warrant, it means by what authority and warrant ये इशू की जाती है कोर्ट द्वारा to enquire into the legality of a claim of a person to a public office। I again repeat it, it is issued by the court to enquire into the legality of a claim of a person to public office। ये कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है कि इंक्वायर करने के लिए लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ ए पर्सन जो है वो पब्लिक ऑफिस पे जो हो रहा है ये तब इशू की जाती है। इसी तरीके से क्या प्रिवेंट करती है ये इल्लीगल एक्टिविटी यानी असर्प्शन
को पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन, ये उसको प्रिवेंट करती। कोई भी लीगल एक्टिविटीज, चाहे वो करप्शन से चाहे कुछ भी है, तो इलीगल एक्टिविटी असर्प्शन को प्रिवेंट करती है उस पर्सन द्वारा जो पब्लिक ऑफिस में रहता है। ये रिट कैन बी इशूड ओनली इन द केस ऑफ ए सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ ए परमानेंट कैरेक्टर created by a statute or by the constitutions. It is also created by a statute or by the constitutions, and it cannot be issued in cases of ministerial office or private office. को वारंटो किसी मिनिस्ट्रियल ऑफिस या फिर प्राइवेट ऑफिस के ऊपर इशू नहीं की जा सकती, अनलाइक द अदर फोर रिट्स, जैसे दूसरी फोर रिट्स इशू की जाती हैं वैसे ये नहीं है। दिस कैन बी सॉफ्ट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन एंड नॉट नेसेसरली बाय द एग्राइड पर्सन। ये किसी इंटरेस्टेड पर्सन के द्वारा ही, जब वो इंटरेस्ट लें तो तब ही वो इशू की जा सकती हैं, या किसी नॉट नेसेसरी बाय द एग्राइड पर्सन। तो फ्रेंड्स, ये थी 5 रीड्स ऑफ द राइट टू रेमेडीज इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। सो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको डिफाइन किया है, और अच्छे तरीके से इस लेक्चर्स को पढ़ें, ध्यान से देखें। सो आज का लेक्चर इतना ही फ्रेंड्स। सो मीट यू विद यू टुमारो ऑन द विद नेक्स्ट लेक्चर्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और वीडियो को कॉन्सेंट्रेट से देखकर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।